आज हम जो सामाजिक अध्ययन कक्ष है, सोशल स्टडीज क्लासरूम में, उसका हम परिचय पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले इंट्रोडक्शन में सामाजिक अध्ययन के प्रभावी हम क्या करेंगे, प्रभावी क्या करेंगे, अध्यापन और अधिगम करेंगे। यानी अध्यापन है अपना जो अध्यापन वो कार्य करेगा, अधिगम को करेंगे, छात्र करके सीखेंगे। से संबंधित जितने भी संसाधन है, शिक्षण सहायक सामग्री या उपकरण है, उनको क्या करते हैं, नियोजित रूप से सामाजिक अध्ययन कक्ष में रखा जाता है। यानी सामाजिक अध्ययन को विशेष अच्छी तरह पढ़ाने के लिए, बच्चों को सिखाने के लिए जितने भी संसाधन है, ठीक है, और सहायक सामग्री है, उपकरण है, इनको नियोजित रूप से सामाजिक अध्ययन कक्ष में हम रखते हैं। यह कक्ष अध्यापन अधिगम क्रिया को व्यवहारिक समझ, क्रियात्मक ज्ञान, कुशलता को छात्र मस्तिष्क में क्या करता है, स्थायी करने के लिए प्रयोग में ले जाता है। यानी इस कक्ष का उपयोग हम इसलिए करते हैं ताकि बच्चों के जो मन में क्या है, मस्तिष्क में स्थायी रूप से क्या हो जाए, व्यवहारिक समझ हो जाए, क्रियात्मक ज्ञान आ जाए और कुशलता आ जाए। इस कक्ष की जो सामग्री होती है, उपकरण होते हैं, वो इसके स्थान का उपयोग अध्यापक द्वारा किया जाता है प्रभावी शिक्षण के लिए। यानी ये कक्ष ऐसा होता है जहाँ पर जो सामाजिक अध्ययन से संबंधित जो विषय वस्तु है, शिक्षण सामग्री, ठीक है, शिक्षण सहायक सामग्री है, सारी जो सुविधाएं हैं उस कक्ष में होती है। और वहाँ जाकर हम सामाजिक अध्ययन का अध्यापन कराएंगे तो छात्रों को स्थायी रूप से वो ज्ञान होता है, क्योंकि बच्चे वहाँ पर वो चीज़ प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करते हैं, सीखते हैं, उनको देखते हैं। देखिए, जो रेखा चित्रों से एक कक्ष का निर्माण हो रहा है, जो सामाजिक अध्ययन का कक्ष है, यूनेस्को द्वारा ये मान्य है और आप ऐसा सामाजिक अध्ययन का एक कक्ष बना सकते हैं। ठीक है, ये देखिए सामाजिक अध्ययन कक्ष का कक्ष है। इधर वाला जो दरवाज़ा है, इधर से एंट्री करते हैं, इधर सिंक है, स्टेट लैब है, बेंच वाली मेज है, अलमारी जो शीशे वाली होती है वो है, डेस्क है, फाइलों की अलमारी है, और इधर काफ़ी सारी अलमारियाँ रखी होती है। ठीक है, इस कमरे के बाहर हम इधर वाले जो कमरे में चलेंगे आगे, तो इस छोटे वाले कमरे से बड़े कमरे की तरफ चले तो इधर तो अध्यापक बैठेंगे। यहाँ पर एक ऊंचा प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पर खड़े होकर टीचर्स पढ़ाते हैं। इधर प्रोजेक्टर की ट्रॉली है, इधर स्क्रीन और जो ब्लैक बोर्ड है वो होता है, और यहाँ पे एक चौक पट जो आपको ब्लैक बोर्ड है वो है। यहाँ पे लटकता हुआ एक ग्लोब यहाँ पर हमने रख दिया है, और यहाँ पे खिड़कियाँ हैं। फिर यहाँ पे सीट है, छात्र यहाँ बैठते हैं। यहाँ भित्ति चित्र टांगने हेतु पैनल बोर्ड है, और यहाँ पर ड्रेसिंग टेबल है जहाँ पर कोई नमूने रखते हैं। यहाँ आपका पुस्तकालय, और यहाँ पे आपकी म्यूजियम की अलमारियाँ हैं। यहाँ कोई चीज़ आप बच्चों को दिखाने जाते हो तो वहाँ पर ये अवलोकन मेज हो गया। ठीक है, अब हम सामाजिक अध्ययन की कक्षा के उपकरण हैं उनके बारे में जानेंगे। सामाजिक अध्ययन के जो उपकरण हैं उसमें पहला है मानचित्र। सामाजिक अध्ययन में मानचित्र का एक महत्वपूर्ण योगदान होता है, क्योंकि मानचित्र सामाजिक विज्ञान में उपयोग में आते हैं। यानी सामाजिक जो विज्ञान विषय, मतलब इतिहास रहा, भूगोल रहा, इन सब में ये जो मानचित्र है वो प्रयोग में लाते हैं। यानी अगर आप भूगोल से संबंधित कोई भी सामग्री पढ़ाओगे या फिर इतिहास से संबंधित कोई राज्य के बारे में पढ़ाओगे तो राज्य का जो साम्राज्य कितना बड़ा रहा वो आप मानचित्र के द्वारा ही बता सकते हो। जैसे सभी देशों का ऐतिहासिक, यानी सम्राट अशोक है, उनका जो साम्राज्य कितना था, एक मानचित्र के द्वारा ही आप बच्चों को बता सकते हो कि भारत के इतने बड़े क्षेत्रफल और जो आस पड़ोसी जो देश हैं उन पर भी उनका साम्राज्य था। आर्थिक, यानी भाई कौन से देश गरीब है, कौन से अमीर है, उनको भी आप बता सकते हो। भौगोलिक, यानी कहाँ पर पर्वत पहाड़ है, ये सब आप बताने के लिए मानचित्र का प्रयोग करोगे। राजनीतिक, यानी हमारी जो सीमाएं हैं, किस देश की सीमाएं कौन सी है, राज्य और राज्यों की जो सीमाएं वो भी आप राजनीतिक मानचित्र से दर्शा सकते हो। और सामाजिक मानचित्र में कैसी वेशभूषा है, कैसा वहाँ पर रहन सहन है, उसके बारे में भी आप बता सकते हो। दूसरा उपकरण है चार्ट। सामाजिक अध्ययन में चार्ट रंग बिरंगे और भौगोलिक दिशाओं पर आधारित होने चाहिए, यानी रंगीन चार्ट होते हैं, और कक्षाओं में ऐसे ही चार्ट लगाने चाहिए जो विद्यार्थियों और शिक्षकों द्वारा बनाए गए हों। यानी कोई भी सामग्री है, विषय वस्तु, उसको चार्ट द्वारा समझाने पर वो आसानी से बच्चे को समझ में आ जाती है। कोई भेद रहे, उपभेद रहे, उनके लिए भी चार्ट का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, और साथ ही जो अगर विद्यार्थी अगर खुद वो चार्ट बना के लाएंगे तो उनको वो ज्ञान चिरस्थायी हो जाता है। तीसरा उपकरण है समय ग्राफ। यानी सामाजिक अध्ययन में समय ग्राफ समय को प्रदर्शित करता है, और समय ग्राफ घटना का बढ़ना यानी और राजवंशियों का गिरना, यानी कोई राजवंश है कब उसका उदय हुआ है, कब वो समाप्त हो गया,
प्रतिद्वंदी की उन्नति, विचार और संस्कृति, ठीक है, श्रेष्ठ पुरुष और कीर्ति चिन्ह का प्रतीक होता है। यानी वो कब तक सबसे उच्च स्तर पर कब कौन से राजा के समय था राजवंश, और कब सबसे निम्नतम स्तर पर आ गया, कब किस राजा ने उसको ऊपर उठाया था। ये एक तरह का ग्राफ है जिसे चित्र में दिख रहा है, और विद्यार्थी को इस ग्राफ से ही क्या एक ही नज़र में समझ में आ जाएगा कि कब किस राजा ने राजवंश का उदय किया था, किस राजा के समय ये सर्वोच्च स्तर पर था, और कौन से राजा के समय सबसे निम्न स्तर पर था। चौथा जो उपकरण है वो है समय रेखा। देखिए समय रेखा आप चित्र में देख रहे हो, यानी भारत के राष्ट्रीय आंदोलन है, एक तरफ तो समय रेखा खींची हुई है, एक तरफ वो घटनाएं रखी है। यानी 1857 की क्रांति, 1920 में असहयोग आंदोलन, और 1930 में सविनय आंदोलन, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, और 1947 में भारत को आज़ादी मिली। ठीक है, देखो समय रेखाएं हैं। सामाजिक अध्ययन में कक्षा में समय रेखाएं उपस्थित होनी चाहिए, यानी अनिवार्य होनी चाहिए, यह रंग बिरंगी होनी चाहिए, और यह हार्ड बोर्ड या कार्ड का बना होना चाहिए। आप जैसे आपकी इच्छा हो वैसे आप इनको बना सकते हैं, पर ये रंगीन हो तो छात्र इनको ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं। शिक्षण के समय महत्वपूर्ण दिनांक और मनुष्य की चिन्हित पहचान सभी रेखाओं के साथ होनी चाहिए। यानी आप जो महत्वपूर्ण तिथियां हैं उनको आप इस समय रेखा पर अवश्य लिखें, और जो मनुष्य है, यानी आप अगर गांधी जी के बारे में को बताओगे राष्ट्रीय आंदोलन में तस्वीर के साथ तो अच्छा रहेगा। इसमें महत्वपूर्ण व्यक्ति की फोटो जिसके बारे में कक्षा में पढ़ाना है उसे कक्षा में टांग सकते हैं। इससे विद्यार्थी भोजनावकाश के समय में महत्वपूर्ण व्यक्ति के साथ रहकर पहचान बना सकते हैं। यानी आप अगर किसी महापुरुष के बारे में पढ़ाना चाहते हो, ठीक है, तो उस महापुरुष की जो तस्वीर है आप इंटरवल के अंदर, क्लास के अंदर जो ब्लैक बोर्ड है उस पर टांग दी, और जो जब इंटरवल होगी तो बच्चे उसको अच्छी तरह देखेंगे, उसके बारे में सोचेंगे, यानी ये जो महापुरुष है किन कारणों से वो उसका नाम ज़्यादा फेमस है, उसके बारे में विद्यार्थी जानेंगे और उसके बारे में रुचि ले सकेंगे। पांचवा जो उपकरण है वो है आपका मॉडल, जो आप टीचिंग मॉडल बनाते हो वो वाला। ठीक है, ये आप खुद भी बना सकते हो, और जो विद्यार्थी है वो भी इसको ला सकते हैं बाजार से। देखिए सामाजिक अध्ययन की कक्षा में मॉडल होना अति आवश्यक है, यानी इसके बिना सामाजिक की जो कक्षा है वो बिल्कुल अधूरी रहेगी, जिसके लिए विद्यार्थी को स्वयं अपने द्वारा बनाए गए मॉडल को कक्षा में लगाया जाना चाहिए। छात्र इसको खुद भी बना के ला सकते हैं, या बाजार में पूर्व निर्मित मॉडल खरीद कर कक्षा में वो ला सकते हैं, पर सबसे बढ़िया रहेगा कि विद्यार्थी खुद बनाए, तो उनकी रुचि उस विषय में रहेगी और उस प्रकरण में अच्छी तरह रहेगी, और उनको वो स्थायी रूप से याद हो जाएगा। यदि मॉडल शिक्षकों के द्वारा बनी हो तो उसकी प्रदर्शनी भी लगानी चाहिए। यानी देखो चित्र में लग रहा है वो प्रदर्शनी लगा रहे हैं अध्यापक की, उन्होंने मॉडल बनाए हैं। इससे विद्यार्थियों का मनोबल है वो बढ़ता जाता है, यानी भाई गुरुजी ने इतने सारे मॉडल बना दिए तो मैं तो एक तो बना ही लूंगा। छठा जो उपकरण है आपका वो है चित्र संग्रह। सामाजिक अध्ययन की कक्षा में वर्गीकृत चित्र संग्रह का मॉडल भी कक्षा का महत्वपूर्ण अंग है। यानी जो महापुरुष हुए हैं, ठीक है, राजा महाराजा हुए हैं, उनकी तस्वीरें, युद्धों की तस्वीरें, समाज सेवा करती जो तस्वीरें हैं उनकी तस्वीरें आप सामाजिक विज्ञान के कक्षा में अवश्य लगाएं। सामाजिक विज्ञान में चित्र संग्रह विभिन्न विषयों पर आधारित होने चाहिए। एक ही जो विषय है, जैसे आप इतिहास ही लगाओगे वो अच्छा नहीं होगा। इतिहास के अलावा जितने भी जो विषय हैं उन सभी विषयों को आप शामिल करें। जैसे आपका राजनीतिक विज्ञान हो गया, भूगोल हो गया, समाजशास्त्र हो गया, नागरिक शास्त्र, इन सभी जो विषय हैं उनसे संबंधित आप जो चित्र है इसे सामाजिक अध्ययन कक्षा में लगा सकते हैं। सातवां है आपका उपकरण है संग्रहालय। देखो इसमें पहली बात ये कह रही है कि सामाजिक अध्ययन में अजायब घर यानी संग्रहालय बहुत उपयोगी होता है, क्योंकि इसमें प्राचीन सिक्के, ऐतिहासिक स्तंभ चिन्ह, प्राचीन चित्रकारी, फोटो, प्रतिमा निर्माण संबंधी कार्य आदि का प्रयोग होता है। यानी विद्यार्थी उनको देखते हैं और प्राचीन जो सभ्यता है, संस्कृति है, उसके बारे में जानते हैं। दूसरा, सामाजिक अध्ययन के जो संग्रहालय में विद्यार्थियों द्वारा किया गया संगठन और सामाजिक विज्ञान की कक्षा में शिक्षक के योग्य प्रदर्शनी करनी चाहिए। को शिक्षक है वो उन संग्रहालय के अंदर जो सामग्री है उसके बारे में छात्रों को प्रदर्शनी द्वारा समझाए, और विद्यार्थी द्वारा भी ये जो जैसे प्राचीन जो सिक्के हैं, चित्रकारी है, इनके बारे में जो सामग्री वो एकत्र करके विद्यालय में लाए।
सामाजिक अध्ययन की कक्षा में फर्नीचर, यानी सामाजिक अध्ययन की कक्षा में कार्य करने के लिए मेज, कुर्सी, शेल्फ, मानचित्र, रेडियो, रैक, अलमारी, चौकबोर्ड, ये सब तो होते ही हैं। और इन्हीं में देखो जो विशेषताएं इनकी कैसी होनी चाहिए। मेज है वो छोटी और समतल होनी चाहिए, जिससे सामूहिक कार्यों में आसानी से उन्हें सजा सके। यानी अगर कोई बड़ा प्रोग्राम कर रहे हो तो छोटी मेज आसानी से उठ भी जाती है, उनको जोड़कर एक बड़ा मंच भी बनाया जा सकता है। सीट की सजावट आरामदायक, स्वस्थ और विद्यार्थियों की कार्य क्षमता को बढ़ाने वाली होनी चाहिए। अगर सीट अगर छोटी होगी तो विद्यार्थियों को बैठने में दिक्कत होगी, तो बैठ ही सही नहीं पाओगे, तो बच्चे उस पर विषय वस्तु पर ध्यान नहीं दे पाएंगे। यानी आरामदायक होनी चाहिए सीट बैठने की। एक प्रोजेक्टर पर्दे को श्याम पट के ऊपर स्थापित कर सकते हैं। एक सफ़ेद पर्दा है उसको श्याम पट पर हम लगा सकते हैं, जिसे किसी भी समय आसानी से नीचे करके परियोजना कार्य हो सकते हैं। यानी ये प्रोजेक्ट का जो कार्य है वो बच्चों को हम समझा सकते हैं, पीपीटी की तरह उसको पढ़ा भी सकते हैं। खिड़कियों पर गाढ़े रंग के पर्दे होने चाहिए, जिससे फिल्म का उपयोग फिल्मी पर्दे पर किया जा सके। यानी जो अंधेरा हो जाएगा अगर गाढ़े कमरे जो गाढ़े रंग के जो पर्दे होंगे उनसे, ठीक है, रोशनी अंदर नहीं आएगी। और जो अगर अंधेरा करके हम OSP शीट है या फिर प्रोजेक्टर आसानी से चला सकते हैं, इससे अंधेरा हो जाएगा कक्षा में। यह बहुत उपयोगी होगा अगर खूंटियों वाली स्थायी चैनल रेलिंग को पढ़ाते समय मानचित्र, पिक्चर, ग्राफ टांगने के लिए श्यामपट वाली दीवार के साथ व्यवस्था कर दी जाए। यानी श्यामपट के साथ ही क्या है, खूंटियाँ होनी चाहिए ताकि उस पर हम मानचित्र को ये पिक्चर या ग्राफ टांग सकते हैं। फिर बुलेटिन बोर्ड कक्षा के अंदर, या जिसको प्रदर्शन बोर्ड भी कह सकते हैं। बुलेटिन बोर्ड एक ऐसा मृदु बोर्ड है जो नर्मदा कपड़े से ढके होते हैं, जिसका उपयोग सामाजिक विज्ञान कक्षा में अवश्य होना चाहिए। बिल्कुल जो मखमली जो कपड़ा होता है उसका ही बना होता है। इस बोर्ड द्वारा दर्शाई जाने वाली सामग्री को ड्राइंग पिन की सहायता से बोर्ड पर लगाई जाएगी। वो जो पिन है वो मखमल के कपड़े में रुक जाती है, और जो भी जानकारी है हम लिखित में वहाँ पर ये कोई चित्र के रूप में लगा सकते हैं। आप नर्मदा कपड़े का चयन करने में विभिन्न प्रकार के रंगों का प्रयोग कर सकते हैं। पोस्टर, आरेख, छोटे चार्ट, तस्वीरें, चित्रों आदि को शिक्षण के दौरान इस बोर्ड की सहायता से आसानी से प्रदर्शित किया जा सकता है। यानी ये बोर्ड ऐसा होता है, यानी कोई चित्र है, तस्वीर है, आप आसानी से पिन की सहायता इसमें लगा सकते हैं और बाद में बच्चे विद्यार्थी उनको देख सकते हैं। सामाजिक अध्ययन के जो विषय अध्यापक है उनके पास अगर एक सामाजिक अध्ययन का एक कक्ष उपलब्ध हो तो उसकी सहायता से वो काफ़ी कुछ विद्यार्थियों को नई चीज़ें वो सिखा सकते हैं, उनकी रुचि सामाजिक विज्ञान में ला सकते हैं। ऐसा प्रयास करने से सामाजिक विद्वानों के शिक्षक हैं वो खूब मंडूकता से बच सकेंगे, प्रगतिशील विश्व के बारे में अधुनातन जानकारी प्राप्त करते रहेंगे। विद्यार्थी को इससे आशातीत लाभ होंगे। सामाजिक अध्ययन जो कक्ष है उसकी जो आवश्यकता है और उसका जो महत्व है, ठीक है, उसको हम पढ़ेंगे। देखिए, नीड्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल स्टडीज। सबसे पहले इसका जो महत्व आवश्यकता मान सकते हैं, स्थायी अधिगम के लिए उपयोग में आता है। यानी स्थायी रूप से, यानी बच्चों को अगर आप केवल व्याख्यान विधि से पढ़ाते हो तो वो केवल सुनकर केवल कम ही अधिगम कर पाते हैं। अगर आप उनको क्रियात्मक रूप से कोई प्रयोग करा के या फिर उनको कुछ चलचित्र दिखाकर कोई चीज़ सिखाओगे, कुछ चीज़ पढ़ाओगे, तो उस टाइप से उनके मस्तिष्क में आता है। यानी आप अगर प्रोजेक्टर से पढ़ाओगे, ठीक है, या फिर कोई क्रियात्मक कोई कार्य दे दोगे, उससे क्या होगा कि बच्चे अच्छी तरह स्थायी रूप से सीखेंगे। और ये सब गतिविधि आप कहाँ कराओगे, सामाजिक अध्ययन कक्ष में आप करा सकते हो। इसलिए स्थायी अधिगम के लिए सामाजिक अध्ययन कक्ष का उपयोग हम करते हैं। शिक्षण सहायक सामग्री की उपस्थिति, यानी कई बार परिस्थिति ऐसी रहती है कि हमें पाठ के दौरान शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग करना पड़ता है, ठीक है। टीचिंग एड करा, टीचिंग जो मॉडल है या कोई चार्ट है या कोई चित्र है, कोई मानचित्र है, इनका या ग्लोब है, इनका जो प्रयोग है हम अचानक फिर कक्षा के बाहर जाएं फिर उनको लेके आए। इससे अच्छा ये आता है कि सामाजिक अध्ययन का जो कमरा है, कक्ष है, वहीं पर ये सारी चीजें उपलब्ध होती है। जो चीज़ हमें आवश्यकता होती है तुरंत ही हम उसका उपयोग कर लेते हैं, ठीक है। इनकी उपस्थिति होती है, ठीक है, शिक्षण सामग्री की, और हम तुरंत इनका उपयोग कर पाते हैं। फिर अध्ययन अध्यापन की उपयुक्त परिस्थिति का निर्माण, यानी उस कमरे के अंदर जाते ही विद्यार्थियों को ऐसा लगता है कि हम वास्तव में जो सामाजिक अध्ययन का जो कमरा है उसमें आते हैं, यहाँ पर हमें सामाजिक अध्ययन से संबंधित ही जानकारी मिलेगी। तो वहाँ पर जो अधिगम की जो परिस्थितियाँ होती है वो सामाजिक अध्ययन के लिए, विषय के लिए उपयुक्त होती है। फिर सेमिनार, कार्यशाला, वाद विवाद, विचार विमर्श,
या फिर दल शिक्षण, इन सभी का जो प्रयोग है हम उस कमरे के अंदर कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर हमें पहले से फर्नीचर और जो स्टेज जो बना सजाया मिल जाता है। ठीक है, बच्चों को बेंचों पर बिठा देते हैं और कुर्सी पर बिठा देते हैं, और जो मंच है वो हमें पहले से तैयार मिलता है, वहाँ जाकर केवल बिठाना पड़ता है विशेषज्ञ को। ठीक है, इनके लिए भी हम जो है सामाजिक अध्ययन कक्ष है उनका उपयोग करते हैं। फिर विद्यार्थियों को समूह में कार्य करने का अवसर मिलता है, यानी कई बार कोई चीज जैसे प्रोजेक्ट वर्क दे दिया, प्रोजेक्ट जो है वो हमने बच्चों को दे दिया, तो बच्चे वहीं पर सामाजिक अध्ययन के जो आपका कक्ष है उसके अंदर ही वो कार्य कर सकते हैं। यानी कोई क्रियात्मक कार्य करने के लिए हम उनको सामूहिक रूप से वहाँ छोड़ सकते हैं, स्वतंत्र रूप से बच्चे वहाँ वो कार्य कर सकते हैं, और प्रोजेक्ट जो भी दिया है या कोई समस्या दी है या कोई प्रकट दिया उसका सार या फिर जो हल है वो तुरंत ही ले पाते हैं। इससे समूह में कार्य करने का अवसर मिलता है, एक तरह से सामाजिक रूप से वो तैयार होते हैं, उनको एक तरह के समाज में जाने का एक तरह का प्रशिक्षण मिल जाता है। फिर एक बार कक्षा का नियोजन करना है, एक बार ये जो हमारा जो कक्ष है उसका नियोजन करते हैं, नहीं हमने एक बार फर्नीचर लगवा दिया, एक बार कुछ टेबल लगवा दी, फर्नीचर के अलावा जो शिक्षण सामग्री है, साइड सामग्री, वो सारी एक साथ लाके उस कमरे में रख दी, तो दोबारा हमें उसको लाने के लिए जाने की आवश्यकता नहीं होती है। एक बार उसमें इन्वेस्ट करना पड़ता है, फिर वो दोबारा बच्चों के जो अधिगम के रूप में हमें उत्पादन देता है। फिर छात्र रुचि में वृद्धि, यानी छात्र वहाँ जाने को उत्सुक रहते हैं, उनको पता है कि वहाँ चार्ट, चित्र, प्रोजेक्टर, एचओडी, वो ओवरहेड प्रोजेक्ट, ओएचपी जो मशीन होती है वो होती है, तो बच्चे उत्सुक होते हैं, जिज्ञासु होते हैं वहाँ जाने को, उस माहौल को देखने के लिए, इनमें रुचि जागृत होती है सामाजिक अध्ययन को पढ़ने की। फिर सामाजिक अध्ययन कक्ष व प्रयोगशाला एक ही स्थान पर होती है, तो इससे क्या होता है कि और जो सब्जेक्ट होते हैं उनमें तो अलग अलग बना देते हैं, या फिर कक्षा अलग हुआ, प्रयोगशाला अलग होगी, पर सामाजिक अध्ययन कक्ष में ही क्या प्रयोगशाला भी होती है एक तरह से। ठीक है, और वही क्या होता है कक्ष भी होता है, तो स्थान बचता है और विद्यार्थियों का समय बचता है, और उस जगह का हम सदुपयोग कर पाते हैं पढ़ाने के लिए। फिर अन्य विषयों के साथ समवाय भी हम कर सकते हैं, यानी कोई समस्या है पर्यावरण से संबंधित, तो विज्ञान के अध्यापक भी हमारे कक्ष में आकर उन शिक्षण जो सहायक सामग्री है उनका उपयोग वो कर लेते हैं, और जो अन्य विषय के अध्यापक वो भी हमारे कमरे के जो सामाजिक अध्ययन कक्ष है उसका उपयोग कर लेते हैं। फिर अध्यापक का सहायक, यानी ये शिक्षण में अध्यापक के लिए बहुत ही सहायक कमरा माना जाता है। ठीक है, सामाजिक अध्ययन का जो अध्यापक है वो इस कमरे का उपयोग या कक्ष का उपयोग करके अधिगम जो परिस्थितियां अच्छी बना सकता है, छात्र को स्थायी रूप से ज्ञान प्रदान कर सकता है। सामाजिक अध्ययन की जो सीमाएं हैं, ठीक है, कक्ष की वो देखेंगे। लिमिटेशन ऑफ सोशल स्टडीज रूम, यानी इस कक्ष की क्या क्या सीमाएं हैं। देखो, ये केवल उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी, जो छोटे बच्चे हैं, छोटी कक्षा के जो बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं, उनके लिए कम ये उपयोगी है। ठीक है, विद्यालय में कमरों की कमी, यानी विद्यालय में वही बैठने की जगह नहीं होती, बच्चों को बिठाने की आवश्यकता होती है वहाँ पर, तो वहाँ पर हम एक सामाजिक अध्ययन कक्ष अलग से नहीं बना सकते, क्योंकि कई बार हमने तस्वीरें देखी होंगी जो विद्यालय में भौगोलिक कमरों की कमी होती है, जो बच्चे पेड़ के नीचे पढ़कर ना काम चलाते हैं। फिर साज सज्जा उपकरणों के लिए धन की कमी होती है, इतना बजट ही नहीं होता कि रोज इतने महंगे महंगे प्रोजेक्टर रहा, ओएचपी जो मशीनें हैं वो खरीद सके। ठीक है, फिर अध्यापकों की अर्जी, यानी अध्यापक भी क्या व्याख्यान विधि से पढ़ा लेंगे, कौन जाके प्रयोग करेगा, इनको मॉडल दिखाएगा या फिर प्रोजेक्टर के लिए पीपीटी बनाएगा, तो काफी ज्यादा वो अर्जी रखते हैं। सामग्री उपकरणों की उपलब्धता, यानी जो सामग्री जो हम खरीदने बाजार में जा रहे हैं, बाजार में उनकी उपलब्धता कैसी है या नहीं, जो सामग्री हम चाहते हैं पढ़ाने के दौरान, प्रकरण के दौरान वो चीजें हमें मिले या नहीं मिले, ये भी आशंका रहती है। फिर कुशल अध्यापकों का अभाव, यानी जो इन शिक्षण सहायक सामग्री है, विज्ञान जो सामाजिक जो अध्ययन है उसका जो कक्ष की सामग्री है उसका जो उपयोग करने के लिए जो अध्यापक है उनकी भी हमें कमी रहती है। फिर प्रत्यक्ष अनुभव द्वारा ही स्थायी ज्ञान होता है, यानी जो विद्यार्थियों का हम अगर कोई शैक्षिक भ्रमण पे ले जाए, कोई किले को या फिर कोई ऐसा स्थल जो कोई मेला है वहाँ ले जाकर बच्चों को दिखाएं, तो प्रत्यक्ष रूप से उस चीज को ज्यादा सीखते हैं, जबकि जो सामाजिक कक्ष है, सामाजिक अध्ययन का जो कक्ष है वहाँ जो रखी जो मॉडल है या जो हम चलचित्र दिखा रहे हैं उससे वो कम सीखेंगे। ठीक है, यानी प्रत्यक्ष रूप से किसी किले को जाके देखेंगे तो इस टाइप से उनको याद होता है, ज्ञान होता है। फिर छात्र अनुशासन में कोई कक्षा में सामाजिक अध्ययन कक्ष में बहुत सारी सामग्रियाँ रहती है, तो बच्चों के लिए तो रहता है ये तो खिलौने हैं, तो वो आगे उनको
अनुशासनहीनता से छेड़ते हैं, हाथ लगाते हैं, तो ये भी क्या परेशानी रहती है, तो छात्र अनुशासन में कमी ही आती है। कुल मिला के ये कह सकते हैं कि जो सामाजिक अध्ययन के अध्यापन के लिए सामाजिक अध्ययन का एक कक्ष होना चाहिए, और इससे स्थायी ज्ञान होता है छात्रों को, और उनकी रुचि भी क्या है सामाजिक अध्ययन के विषयों में बनी रहती है।